करते हैं। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। पहले बताया कि माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, माध्यम सीताएश, एक सरल एक विरल। सघन और विरल। सघन और विरल, ये दो माध्यम होते हैं। सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम इसलिए होता है क्योंकि उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा रहती है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा रहता है क्योंकि इसकी अपवर्तनांक, इसमें प्रकाश की चाल कम रहती है। ये दो प्रकार के माध्यम में ये ध्यान रखिए। तो वही है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, इसके अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल कितनी है, तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बताइए यदि इसका अपवर्तनांक कितना है। हाँ तो सर वो आ जाएगा, बस इसको वैल्यू रखोगे, मैथ्स के हिसाब से आ जाएगा। आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखिए। एक नंबर, ठीक है, ये आगे समझ में। यस सर। इसके बाद अभी सब बता रहे हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर, यदि सापेक्ष अपवर्तनांक में दो कंडीशन होती है। यदि n21 है, यदि n21 अपवर्तनांक 21 है, तो इसका मतलब है माध्यम, हाँ, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। सर सापेक्ष मतलब? सापेक्ष का मतलब होता है कि इससे इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, तुलना करते हैं। सापेक्ष का मतलब होता है कि जब माध्यम 2 का अपवर्तनांक जो है वो माध्यम 1 के सापेक्ष है, इसकी तुलना करने पर कितना होता है। उसने दे दिया कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक कितना है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष कितना है। माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष कितना है और माध्यम 1 का अपवर्तनांक कितना है, तो इसका सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा n21। n21 इसलिए आएगा क्योंकि ये पूछ रहा है, देखो इसने 21 यानी कि 2 पहले दे दिया, एक बाद में दिया, तो ये कह रहा है कि माध्यम 2 का नीचे वाली वैल्यू उठाएगा। अब इसी में डबल हो जाता है। ये अगर कहता है कि n12 में क्या है, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष है। माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 का सापेक्ष है। जब 21 आए जाएंगे तो क्या हमें तुलना किससे करनी है, 1 के साथ में, और जब 11 आ जाए 12 आ जाएगा तो हमें 1 की तुलना 2 से करनी है। माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष है। तो ये सापेक्ष अपवर्तनांक हो, यही से पूछ सकता है कि सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो दोनों कंडीशन बता दो, ठीक है। इसके हम क्वेश्चन करेंगे बाद में, अपवर्तनांक हम कैसे निकालते हैं, सापेक्ष वाला भी करेंगे और निरपेक्ष वाला भी करेंगे। ये आगे हटा दे इसको। इसके बाद माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, निरपेक्ष अपवर्तनांक है माध्यम 1 निर्वात या वायु है। यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु, निर्वात का मतलब समझते हो, जिसमें कोई सा भी कण नहीं है, वैक्यूम, वहां पर एयर भी नहीं है। अब प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात में भी गमन करती है। हाँ, क्योंकि उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, सहारे की। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो माध्यम 1 निर्वात या वायु है, तब माध्यम 2 में प्रकाश की चाल 1 के, या माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष होता है, ऐसा है। ये भी वैसा ही है, सेम। हाँ, दिया है ना। तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष होता है, इसको हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष
यानी कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 निर्वात या वायु के सापेक्ष होता है। बस ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला से ही डेफिनेशन बनेगी। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर वहाँ पर नहीं याद आएगा। माध्यम ये निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया, इसका फॉर्मूला n = C/V, ये C/V। ये है निर्वात 1 में प्रकाश की चाल, ये है माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष है। हाँ, 1 और माध्यम 1 कैसा है? निर्वात भी हो सकता है और वायु भी हो सकता है। ये कंडीशन याद रखना। सर वो जो माध्यम है कि वो निर्मात है। हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, 2.42 होता है। इसका मतलब क्या है? प्रकाश की चाल उतनी है। हीरे में प्रकाश की चाल 1/242 होती है, इसलिए हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। सर मतलब एक बार वापस समझाना है, समझ नहीं आया। हीरे का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का मतलब क्या है? अपवर्तन का अंक, अंक का मतलब क्या है? नंबर। इसका डेविएशन कितना है, कितने डिग्री पर ये झुकाव करता है। अपवर्तनांक तो वही तो है। ये अपवर्तनांक अपवर्तन से ही बना है। अपवर्तन का जो अंक आता है, अपवर्तन की जो वैल्यू आती है, जितने डिग्री की वैल्यू आती है या जितनी इसका अंक निकल के आता है, उसी को ही तो हम अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक तो वहीं से निकल के आया है। मान लो अभी हमने जब पढ़ा है, ये चीज है, ये तो था जब हमने अपवर्तनांक को कॉन्सेप्ट दिया था। ये एंगल कितना आ जाएगा? ये एंगल मान लो 60 आ गया, तो ये 30 आ गया। इसको जब सॉल्व करोगे sin i/sin r के द्वारा, ऐसे ही तो करोगे। इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट में वैल्यू निकलेगी कि नहीं निकलेगी? और जो वैल्यू यहाँ पर पॉइंट की वैल्यू होगी वही तो अपवर्तनांक होगा। मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल को हम जब सॉल्व, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को हम सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू हमारी पॉइंट में आएगी वही अपवर्तनांक होगा। अपवर्तन के बाद जो अंक प्राप्त होता है वो उसी को अपवर्तनांक कहते हैं। समझ गया सर। जो हीरे का जो अपवर्तनांक है वो कितना है? 2.42। यानी कि प्रकाश की चाल, इसमें जो प्रकाश की चाल होती है वो 1/242 होती है। इसको जब कैलकुलेटर में वैल्यू जाएगी, अगर पॉइंट भी नहीं आया तो सर क्यों नहीं आएगा? 1/242 पॉइंट भी नहीं आएगा। कैसे वो आएगा? बड़े आराम से आएगा। 1 रुपए को तू अगर पॉइंट में नहीं आया तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ये सॉल्व करके दिखा था वहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आ रही थी। सर पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, तो ये आगे समझ में। यस सर। सर ये वीडियो पॉज